तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ के ट्यूशन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी को देखने वाले हैं और हिंदी में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को एकदम अच्छे से क्लियर कर चुका है। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 3 यानी कि संपूर्ण क्रांति के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति जो है इस चैप्टर के राइटर कौन है। ठीक है, राइटर से हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हर एक साल पूछते रहता है। तो इसके जो राइटर हैं वो हमारी महानायक, ठीक है, महानायक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी हैं। जयप्रकाश नारायण जी, इनके बारे में आपने कभी सुना होगा जरूर किताबों में। जयप्रकाश नारायण जी जो है इस चैप्टर को यानी कि संपूर्ण क्रांति को लिखे थे। अब हमारा ये भी क्वेश्चन बनता है कि यह पाठ की कौन सी विधा है। जैसे बातचीत जो था हमारा एक निबंध था, ठीक है, उसने कहा था एक कहानी था पाठ की विधा में। ठीक है, तो वैसे ही पूछ सकता है कि संपूर्ण क्रांति जो है यह पाठ की कौन सी विधा है। तो यह जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा पटना के गांधी मैदान में, ठीक है, याद रखिएगा, पटना के जो गांधी मैदान है वहां पर दिया गया एक क्या है, यह भाषण है। गांधी मैदान आप लोग गए होंगे जरूर, नहीं गए होंगे तो जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा जगह है। तो पटना के गांधी मैदान में दिया गया एक भाषण जो है उसी का नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा कि संपूर्ण क्रांति जो है पाठ की कौन सी विधा है। आप लोग क्या बताइएगा जी? यह एक भाषण है। जो किसने दिया है भाषण को, किसने दिया है? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया है। कहाँ पर दिया है? तो पटना के गांधी मैदान में दिया है। चलिए अब हम लोग इससे ये लेखक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इनका जन्म मृत्यु कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि यह जो है एक क्या थे, भाषण क्यों दिए थे, ये भी आप लोग का मन में क्वेश्चन होगा कि ये भाषण आखिर क्यों दिए थे। तो यह जो थे एक छात्र नेता थे। ठीक है, बहुत सारे छात्र जो है इन पर विश्वास करते थे और यह जो थे छात्रों के बारे में ही भाषण दिए थे। अब भाषण को ही हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सप्लेन में। ठीक है, तो यह जो भाषण है वो छात्र नेता जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म है देखेंगे हम लोग, जन्म कब हुआ। ठीक है, मृत्यु देखेंगे, इनका मृत्यु को भी देखेंगे। तो जन्म जो है इनका हुआ था, जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। ठीक है, 11 अक्टूबर 1902। ठीक है, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और पूछता है हमारा एग्जाम में कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले ईयर में ही आया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। सिताब दियारा गांव में हुआ था। ठीक है, सिताब दियारा, यह एक गांव का नाम है। ठीक है, सिताब दियारा गांव में हुआ था, याद रहेगा आप लोग को। अब जो है मृत्यु इनका कब हुआ था देखते हैं। यह इनका जो मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर। ठीक है, जन्म भी 11 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर महीने में हुआ था और इनका मृत्यु भी अक्टूबर महीना में हुआ था। ठीक है, तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में इनका जो है मृत्यु हो गया था। याद रखिएगा, इनका मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। और जो यह सिताब दियारा गांव है ये पूछ सकता है कि कहाँ पर फैला हुआ है, नहीं भी पूछे तो आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए। यह जो है यूपी के बलिया जिला में। ठीक है, यूपी जो है उत्तर प्रदेश, आप लोग तो इनका नाम जानते ही होंगे, इसके बलिया में, ठीक है, फैला हुआ है यह जगह, यूपी के बलिया में। अगर बिहार में ले तो इसको, यह बिहार के सारण जिला में भी फैला हुआ है। ठीक है, यह जो है बिहार के सारण जिला में और यूपी के बलिया में फैला हुआ है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है इनके माता जी का नाम क्या है देखते हैं हम लोग। इनके माता जी का नाम था फूल रानी देवी। ठीक है, फूल रानी जी है इनके माता। इनके पिता को देखते हैं कौन है, तो इनके पिता का नाम था हर्षु दयाल जी। ठीक है, हर्षु दयाल जी के बेटे जयप्रकाश नारायण जी, हर्षु दयाल। देखिए इनका पत्नी का नाम भी कभी कभी पूछ देता है, लिखवा देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इनके पत्नी का नाम जो था वो प्रभावती देवी था। ठीक है, प्रभावती देवी। अब अगर पत्नी के पिता का भी नाम कभी कभी पूछ देता है प्रभावती देवी कौन है, तो यह जो है ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी थी। ठीक है, प्रभावती देवी जो है इनकी पत्नी, ये किसकी बेटी थी? तो याद रखिएगा, ये जो है इनके पिता का नाम जो है
ये जयप्रकाश नारायण के नहीं लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं प्रभावती देवी के पिता का नाम, ठीक है। यह जो है इनके पिता का नाम था ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रज किशोर प्रसाद जो है इनके पिता थे। चलिए इतना तक तो आप लोग राइटर के डिटेल एकदम अच्छे से जान गए हैं। एक क्वेश्चन जो है इसमें ऑब्जेक्टिव में VVI में याद रखिएगा, ठीक है। यह जो है क्वेश्चन हर एक बार आते रहता है, इनके बचपन का नाम क्या था, ठीक है, बचपन का नाम। हर एक चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन इनके बचपन का नाम दिया हुआ है और यह क्वेश्चन आते रहता है। इनके बचपन का नाम जो था बाउल था। इन्हें बचपन में लोग क्या कहकर पुकारते थे जी, बाउल कहकर पुकारते थे। जयप्रकाश नारायण को बचपन में लोग बाउल नाम कह के पुकारते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहता है। और इनको किस चीज़ की उपाधि मिली थी जी, लोगों द्वारा इन्हें किस चीज़ की उपाधि मिली थी, इन्हें लोग लोक नायक कहते थे, ठीक है। लोक नायक के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। लोक नायक मतलब जो लोगों का नायक हो, लोगों के हित में जो सोचता है हो, तो इन्हें लोक नायक भी कहा गया। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के रूप में ये बाद में फेमस हुए। इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला है, यानी कि पुरस्कार मिला है, इन्हें पुरस्कार भी देख लीजिए कौन कौन सा मिल चुका है। पुरस्कार के रूप में इन्हें मैगसेसे सम्मान मिला हुआ है, ठीक है, मैगसेसे सम्मान। आप लोग को तो मालूम है ही, हम लोग बोर्ड पे केवल क्या लिखते हैं जी, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल उसको हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। अब आप लोग अपने से पढ़ने स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत सारा पढ़िएगा जो बिना मतलब का भी है। अब हम लोग लिखवा रहे हैं जो बोर्ड पे, वो केवल एग्जाम में आने वाला एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। तो इन्हें मैगसेसे अवार्ड मिला है, और कब मिला है अगर पूछता तो नहीं है, लेकिन पूछ देगा तो आप लोग बता दीजिएगा 1965 यानी कि 1965 ईस्वी में मिला था। इन्हें जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। भारत रत्न जो कि एक बहुत महान अवार्ड है, ये भारत रत्न से भी सम्मानित हुए हैं 1998 ईस्वी में, ठीक है। 1998 ईस्वी में इनको भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। अब सर्वोच्च पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। सर्वोच्च पुरस्कार, तो ये 3 अवार्ड का नाम आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सा इन्हें अवार्ड मिला है। इन्होंने किस चीज़ का नारा दिया था जी, तो चैप्टर का ही नाम है वो नारा है, यानी कि संपूर्ण क्रांति का इन्होंने नारा दिया था। ये भी याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का ये नारा दे चुके हैं, याद रखिएगा इतना तक। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर, ठीक है। इतना अभी राइटर का डिटेल हो चुका है। ये राइटर डिटेल से जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है वो आप लोग देख सकते हैं। अगर उतारना चाहते हैं तो आप लोग उतार भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कहानी की ओर। तो सबसे पहले कहानी में, अगर आप लोग को कहानी पढ़ना है तो सबसे पहले तो इसका हम लोग को शब्दार्थ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि अगर हमको मालूम रहेगा तो हम लोग उसका अर्थ निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले इसका शब्दार्थ देख लीजिए। इसका शब्दार्थ क्या क्या है, ज़्यादातर नहीं लिखवाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी को हम लिखवा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले है लैबोरेटरी, ठीक है। लैबोरेटरी का अर्थ क्या होता है आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लैबोरेटरी, ये कहानी में वर्ड आएगा, इसका अर्थ आप लोग जान लीजिएगा अभी, ठीक है। इसका अर्थ जो होता है प्रयोगशाला होता है, ठीक है। जहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं जी, लैबोरेटरी या प्रयोगशाला, याद रखिएगा प्रयोगशाला। दूसरा है हमारा असिस्टेंट। असिस्टेंट तो आप लोग इंग्लिश में सुने होंगे नाम, असिस्टेंट सहायक को कहते हैं, ठीक है। असिस्टेंट किसको कहते हैं जी, किसी सहायक को, कोई सहायता देने वाले पर्सन को, आदमी को, उसी को क्या कहते हैं जी, असिस्टेंट कहते हैं, याद रखिएगा। तीसरा में हम लोग का है अंकुश। अंकुश किसको कहते हैं जी, किसी चीज पे अपना अंकुश करना यानी नियंत्रण करना। अंकुश मतलब नियंत्रण, ये बात याद रखिएगा। अंकुश का मतलब क्या होता है जी, नियंत्रण। अब जो है चौथा में हम लोग का है स्वच्छंद है। स्वच्छंद मतलब कोई चीज से हम लोग को स्वतंत्र होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, स्वच्छंद भी कहते हैं। तो ये बात एकदम आसानी से याद रखिएगा, स्वतंत्र मतलब किसी का गुलाम नहीं, ठीक है। अपने मन के मुताबिक चलने वाला, किसी का गुलाम नहीं, उसी को क्या कहेंगे जी, स्वतंत्र कहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर
इसका मतलब क्या होता है जी, किसी चीज़ का जो होता है ढांचा, जो होता है मेन ढांचा, उसी को क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर आधारभूत ढांचा भी इसको कह सकते हैं, आधारभूत ढांचा। ठीक है, ढांचा या बनावट भी कह सकते हैं। इतना तक तो आप लोग एकदम अच्छे से याद कर चुके होंगे। एक है बुर्जुआ क्लास। ठीक है, ये बुर्जुआ क्लास भी देख लीजिए, यही हम लोग का लास्ट है, बुर्जुआ क्लास या बुर्जुआ वर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो पूंजीपति वर्ग होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग और उसमें निष्ठा रखने वाला। ठीक है, पूंजीपति वर्ग को मतलब जो मानने वाला है उसको भी क्या कहेंगे जी, बुर्जुआ वर्ग कहेंगे, और उसमें मानने वाले या निष्ठा रखने वाले, दोनों एक ही बात हुआ। ठीक है, निष्ठा रखने वाले। चलिए, इतना तक तो आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। अब चैप्टर को हम लोग पढ़ते समय जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम लोग बोर्ड पे लिखते जाएंगे, और ये सब शब्दार्थ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो कहानी देखिए कैसे स्टार्ट होता है। बिहार प्रदेश छात्र संघ समिति में मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों। सबसे पहले जो है जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण का शुरुआत कैसे करते हैं कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति। कौन सा समिति है जी, छात्र संघर्ष समिति। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ये जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, मेरे छात्र संघर्ष समिति के युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों। मतलब बहुत सारे संख्या में उस समय जुटे हुए थे, 5,000 10,000 से भी ज़्यादा, बहुत सारे संख्या में गांधी मैदान में उस समय लोग आए हुए थे। तो उनको सबसे पहले वो संबोधित करते हैं, आए हुए सभी नागरिक भाइयों और बहनों। ठीक है, उसके बाद कहते हैं, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे, मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं, मैंने स्वीकार किया। उन्होंने क्या किया जी, स्वीकार कर लिया कि कविता सुनाइए। कौन है, तो रेणु जी की बात किया जा रहा है। रेणु जी जो है ये कविता सुनाने की बात करी जा रही है इनके द्वारा, और इनके कविता को वो सुनने के लिए स्वीकार कर दिए हैं। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियाँ और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है, इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम ना होगा कि मैं जब वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते जाते मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। अस्पताल का नाम ये जो है ऑब्जेक्टिव में हम लोग आते रहता है। किस अस्पताल में ये गए हुए थे जी, याद रखिएगा, वेल्लोर अस्पताल में, वेल्लोर अस्पताल। ठीक है, यहाँ पर वो गए हुए थे, तो किस मित्र के पास में गए थे, इनके पास कौन से मित्र जो है मिलने के लिए आए थे जी, तो ईश्वर अय्यर के साथ में ये रुके थे। याद रखिएगा, ईश्वर अय्यर कौन थे जी, इनके मित्र थे। जयप्रकाश नारायण जी के मित्र कौन है, ईश्वर अय्यर। याद रखिएगा, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको हम बोर्ड पर लिखवाते जा रहे हैं, सबको आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये सब बहुत ज़्यादा आते रहता है। ठीक है, तो वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुए थे। जाते समय मद्रास में 2 दिन, कितने दिन, मद्रास की बात कही जा रही है जी, मद्रास मतलब चेन्नई भी जिसको कहा जाता है, वहाँ पे 2 दिन रुकने की बात की जा रही है। कितने दिन, 2 दिन रुकने की बात हुई है अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के पास। ठीक है, अब कह रहा है वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। दिनकर जी का नाम सुने होंगे आप लोग, रामधारी सिंह दिनकर, वो भी एक कवि थे, और वहाँ पे गंगा बाबू भी उनसे मिलने के लिए आए थे जब इनका बहुत ज़्यादा तबीयत क्या हो गया था जी, खराब हो गया था। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सबकी पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो किया है मैं देखता हूँ। तालियां एकदम गड़गड़ाहट होने लगती है उसी समय, ज्यों ही इतना बात वो भाषण में बोलते हैं त्यों ही तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है। ठीक है, मेरी बात चुपचाप सुनिए। अब वो बोलते हैं मेरी बात अभी चुपचाप सुनिए, रुक जाइए, ताली ना बजाइए। ताली जो है गड़गड़ाहट होती है तो वो तालियों को रोकते हैं, खुद से बोलते हैं अभी पहले मेरी बात सुनिए, तालियों को ज़्यादा नहीं बजाइए। बोलते अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे,
लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूँगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे, क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। इनके जो विचार है उन पर अमल करना जो है आसान नहीं होगा। क्रांतिकारी वो सब विचार होंगे, ठीक है। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना पड़ेगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियाँ होंगी, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति है। यह जो क्रांति है वो क्या है? संपूर्ण क्रांति है। इसमें बहुत सारे लोग जेल जाएंगे, लाठियाँ पड़ेगी। जैसे अभी भी ये बीपीएससी का आंदोलन हुआ है और हुआ है एसएससी का प्रोटेस्ट, इस सब में क्या हुआ है जी? लाठियाँ पड़ी है, टीचर पे, स्टूडेंट पे लाठियाँ पड़ी है। वैसे ही उस समय भी लाठियाँ पड़ती थी, ठीक है। और ये बोलते हैं कि लाठियों से आप लोग डरिएगा नहीं, लाठियाँ पड़ेगी, ठीक है। लाठियाँ भी पड़ेगी, गोली भी चलेगी, ठीक है, जेल भी जाना पड़ेगा, तो आप लोग जाइए। ये क्रांति है, महान क्रांति है, यह एक संपूर्ण क्रांति है, बताते हैं, ठीक है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। यह क्या है जी? एक मंजिल थी जो कि रास्ते में थी। दूर जाना है, दूर जाना है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में क्या बताते हैं? सुनिएगा ध्यान से। अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, वह स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियाँ दी है। जवाहरलाल नेहरू भी कहे थे, क्या कहे थे जी? जवाहरलाल नेहरू भी कहे थे कि हम लोग को स्वराज्य के लिए इस देश में कितने मीलों जवानों को, बहुत सारे जवानों को क्या करना है जी? अपना कुर्बानियाँ देना है, ठीक है। और कह रहा है कि जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोलियों का निशाना बने। आप लोग तो भगत सिंह के बारे में सुने होंगे कि फांसी पर चढ़ गए थे, ठीक है। और भी बहुत सारे क्रांतिकारी लोग जो हैं गोलियों के शिकार बन गए, ठीक है। और बोला है कि बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के भी साथी, सभी लोग क्या हुए जी? देश भर के क्रांतिकारी गोलियों का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज्य के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों की ओर भरती रही, ठीक है। लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज्य है उसमें जनता कराह रही है, भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत दिए। बिना रिश्वत दिए उस समय कोई भी काम जो है जनता का निकलता नहीं है। अब जो है क्या है जी? बैंक में, दफ्तरों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता है। बैंक हो या फिर कोई क्या हो जी, टिकट लेने का हो, दफ्तर में हो, कहीं पे भी, हर जगह पे क्या चल रहा है? केवल और केवल जितना भी सरकारी काम है सब जगह रिश्वत चलता है। केवल रिश्वत का अब काम हो गया है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। उस समय जो है क्या हो रही थी जी? जनता हर बार दब जा रही थी, ठीक है। लोग जो है, नेतागण जो है वो क्या करते थे? दबाते थे लोगों को। ज़्यादा होता था तो लाठीचार्ज करवा देते थे या फिर जेल में डाल देते थे, एफआईआर कर देते थे। इस सब से जनता डर जाती थी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अब दबने का जरूरत नहीं है, अब लोग उठने के लिए लोगों को बोल रहे हैं, ठीक है। उनके मन में क्रांति भर रहे हैं। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा। शिक्षा कैसी दी जा रही है जी? गुलामी की शिक्षा दी जा रही है, हाँ। लोगों को ऊंचा उठने की शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोगों को गुलामी की शिक्षा दी जा रही है। स्वतंत्रता की शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना नौकरी के लिए। शिक्षा के लोग पाकर भी क्या करते थे? नौकरी के लिए क्या करते थे जी? ठोकर खाते थे दर दर पे। नौकरियां मिलती ही नहीं है, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। गरीब हटाओ, ठीक है, गरीब हटाओ को नारों बहुत ज़्यादा पहले चलते थे, लेकिन इससे गरीबी हटा बिल्कुल नहीं। क्या होता था? और गरीबी बढ़ते जाता था। जितने और गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जाते थे। और बोल रहे हैं पिछले वर्षों में गरीबी बढ़ी ही है, न कि घटी हुई है। तो ये गरीबी हटाओ के नारे से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। हृदयग्राही मतलब हृदय में सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा संतुष्ट मिलने वाला था वो शब्द, ठीक है। ऐसे ऐसे शब्द दिनकर जी ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनको बताए। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका के घर पर वह मेहमान थे। रामनाथ जी गोयनका, इनको याद रखिएगा, रामनाथ जी गोयनका,
ठीक है। ये जो है इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। ये कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। पूछता है कि ये रामनाथ जी गोयनका कौन थे, तो क्या बताइएगा आप लोग? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे और उनके दोस्त भी थे। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गोयनका जी ने 3 मिनट में, ठीक है। 3 मिनट के अंदर में, कितने मिनट के अंदर में किसको दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को, याद रखिएगा। जो रामधारी सिंह दिनकर थे उनको दिल का दौरा पड़ा था रात में, तो रातों रात ही जो 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर में ही इनको अस्पताल में पहुंचाया गया, याद रखिएगा। और अस्पताल में पहुंचाने वाला पर्सन कौन है जी? तो यही है रामनाथ जी गोयनका, ठीक है। 3 मिनट में पहुंचाया गया। और विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? विलिंगडन नर्सिंग होम। सारा इंतजाम था वहाँ पर हॉस्पिटल का। जब दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था तो इनको कहाँ पर ले गया था जी? याद रखिएगा, इनको विलिंगडन नर्सिंग होम पे ले गया था और वहाँ पे सब चीज़ का इंतजाम था, ठीक है, सब चीज़ का इंतजाम था। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता। यहाँ पे जो 3 मिनट में काम हो गया वो 3 घंटा में भी पटना का अगर अस्पताल होता तो उस समय नहीं हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। मतलब कि उसी दिन उनका आखिरी दिन था, किसका? दिनकर जी का। उस दिन उनका निधन हो गया, उनका हार्ट का बीमारी उस समय ठीक नहीं हो पाया, ठीक है। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। किसकी बात कही जा रही है जी? भाई बेनीपुरी। दिनकर जी तो एक हुए और बेनीपुरी भी एक बहुत महान कवि थे जो क्रांतिकारी कविताओं को लिखते थे। उनके बातों में अंगारे होती थी, ठीक है। बातों को सुनने पर लोगों को प्रेरणाएं मिलती थी बहुत सारी, ठीक है। तो ये बोलते हैं काश वे दोनों हम लोग के मित्र जो है होते अभी जिंदा तो कितना अच्छा होता। आज दिनकर जी जो कविता लिखते, नए भारत के नवनिर्माण के लिए जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है, वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी हैं न बेनीपुरी जी। वही बात बोले, वो दोनों नहीं है। और इन दोनों का जो है, जयप्रकाश नारायण जी को बहुत ज़्यादा अफसोस है कि काश वो दोनों होते तो आज बहुत सारी कविताओं को, सुंदर सुंदर कहानियों को लिखते जिससे लोगों को प्रेरणाएं मिलती, ठीक है। तो मित्रों, ये स्मृतियाँ जगी है और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। उनके जिम्मेदारी जो मिली है वो अपने तरफ से वो मांगे नहीं है उस जिम्मेदारी को। बोल रहे हैं कि तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूँ, जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था। और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ, संचालन समिति में बहस करता रहा हूँ, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए। बोल रहे हैं कि हमने जो बनाया था क्या? यूथ फॉर डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, यूथ फॉर डेमोक्रेसी, इसको बनाए हुए थे। तो इसमें बोलते थे कि जितने भी लोग हैं वो बड़े लोगों से क्या करें जी? सलाह ले, लेकिन कोई सलाह लेता नहीं था, ठीक है। बोल रहे हैं कि बहुत बार ये बहस भी किए कि जितने भी दूसरे पीढ़ी के लोग हैं, अपनी नई पीढ़ी के लोग हैं, वो देश के भविष्य आपके हाथों में है, ठीक है। वो लोग बोलते थे कि हम लोग जो है दूसरी पीढ़ी के लोग हैं और आप लोग जो है नई पीढ़ी के लोग हैं। अब देश का जो भविष्य है वो आप ही लोगों के हाथों में है, नौजवानों के हाथों में है, ठीक है। और मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। वो बोले कि मैं केवल सलाह दूंगा, लेकिन छात्र लोग क्या बोले जी, यानी कि नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो लोग क्या बोले कि नहीं, आपका केवल सलाह से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। बोल रहे हैं कि आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वे लौट जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। मतलब कि
ये जो थे केवल एक सलाह देने वाले बनना चाहते थे, लेकिन इन्होंने छात्रों के बहुत ज़्यादा विनती करने पर, आग्रह करने पर, ठीक है, ये क्या किए जी, अपने नेतृत्व को स्वीकार किए। नहीं तो ये बोलते थे कि आप ही लोग खुद ही से नौजवान हैं, युवा हैं, आप लोग खुद से क्या कीजिए जी, इसका नेतृत्व कीजिए। लेकिन वो बोलते थे कि नहीं, आपको ही इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। तब वो वेलोर जाते समय इस नेतृत्व को क्या किए जी, स्वीकार कर लिए। अब बोलते स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यताओं का और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया, परंतु छात्रों से भी आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे केवल नाम के लिए नेता नहीं बनना है। बोल रहे हैं कि मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूँगा। मतलब बोल रहे हैं कि इनको कोई डिक्टेट करना चाहेगा तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते, ये कल ही इस नेतृत्व को छोड़ देंगे। लेकिन बोलते हैं मैं सबकी सलाह लूँगा, तालियां नहीं, बात सुनिए। फिर से मतलब तालियां बजती है तो ये बोलते हैं तालियां नहीं बजाइए ज़्यादा, केवल और केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। बोलते हैं कि मैं सबकी सलाह लूँगा, बात समझ तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। फैसला किसका होगा जी? बोल रहे हैं कि फैसला जो है मेरा होगा। याद रखिएगा ये बात को, ये आपका सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते रहता है। जयप्रकाश नारायण जी क्या बोलते हैं कि मैं बात तो सबकी सुनूंगा, छात्रों की ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात सुनूंगा, उनसे बहस भी करूंगा और बातों को सुनूंगा, और भी जितने भी लोग होंगे कमेटी में सबकी मैं बातों को सुनूंगा, लेकिन जो फैसला होगा वो किसका होगा? मेरा खुद का होगा। ठीक है, फैसला मैं दूसरों की नहीं लूँगा, फैसला मैं खुद का लूँगा। बात भले सबका सुनूँ, लेकिन फैसला खुद का लूँगा, यही बात ये बोले थे। इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा। मतलब बोलते हैं कि जो फैसला मैं लूँगा उसको आपको मानना भी होगा और सबको मानना होगा। ठीक है, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। मतलब बोल रहे हैं कि अगर आप लोग मेरी इन बातों को मानिएगा, फैसला मेरी सुनिएगा, तब तो इसका कोई मतलब निकलेगा, नहीं तो आप लोग आपस में ही झगड़ा लड़ाई करते रहिए, कोई होने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, आगे बोलते हैं बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 ईस्वी में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में ISC का विद्यार्थी था। बोलते हैं कि 1921 ईस्वी में मैं क्या था? इसी पटना के विद्यालय में मैं क्या था? ISC का एक विद्यार्थी था, इंटर का एक विद्यार्थी था। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। नहीं, पहले सुन लीजिए, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। मतलब कि सभी छात्र जो है छात्रवृत्ति पाने वाले थे, और उनको भी छात्रवृत्ति मिलती थी। किसको? जयप्रकाश नारायण जी को। और बोलते हैं सब अव्वल दर्ज के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थियों में। मतलब सब लोग एक से एक तेज थे, होनहार थे सभी बच्चे। और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूँ ही मेरा जीवन बीता। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा उस समय हुआ था, याद आ रहा होगा आपको, 1921 की ईस्वी में। और उस समय ये भी उस आंदोलन में शामिल थे, और ये भी थे, और इनके साथ में कुछ इनके छात्र दोस्त भी थे। ठीक है, उस समय ये किस क्लास में थे? ISC में, याद रखिएगा। यानी कि इंटर में वो भी उस समय थे ISC क्लास में। आगे बोल रहा है सहयोग करने के बाद 1.5 वर्षों तक क्या थे? ये बैठे थे, बैठे बैठे उनका जीवन बीता। वैसे ही चूंकि मैं साइंस का एक विद्यार्थी था, तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए, मथुरा बाबू उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे। मथुरा बाबू और उनके जमाता बाबू कौन थे जी? फूलदेव सहाय वर्मा थे। बोल रहा है कि उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। लेबोरेटरी का मतलब अभी हम बताए हैं क्या होता है, प्रयोगशाला। तो वो भी प्रयोगशाला करते थे। बोले कि आप जो है, जयप्रकाश नारायण जी को बोला गया कि आप भी जाइए और उन्हीं के साथ में कुछ काम कीजिए, कुछ सीख लीजिए। किसके साथ? तो जो वो थे
कौन थे? फूलदेव बाबू के साथ में। ठीक है, फूलदेव बाबू के साथ में बोला गया कि आप भी जाइए और कुछ प्रयोगशाला में सीख लीजिए, कुछ हाथ बटाइए उनके साथ में। फिर बोल रहा है कि महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। मतलब बोल रहे हैं कि जो महामना मदन मोहन मालवीय जी थे वो एक सरकारी विद्यालय को मतलब खोले थे। उस विद्यालय को बोल रहे हैं कि वो जो हिंदू विश्वविद्यालय था वो पूरी तरह से सरकारी नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे भी पढ़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी आईएससी का। वो आईएससी का एग्ज़ाम किस स्कूल से दिए जी या कॉलेज से? तो बिहार विद्यापीठ से। याद रखिएगा, जो बिहार विद्यापीठ है वहाँ से वो आईएससी का एग्ज़ाम दिए। बिहार विद्यापीठ से वो आईएससी का एग्ज़ाम दिए, और हिंदू विश्वविद्यालय जो कि महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनवाया गया था उसमें वो पढ़ने के लिए नहीं गए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि पास तो करना ही था, पास कर गया। आईएससी का एग्ज़ाम दिया और पास करना था, जो पास कर गए। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। अमेरिका के बारे में कौन भाषण दिए थे जी? स्वामी सत्यदेव जी। याद रखिएगा, जो स्वामी सत्यदेव थे उनके भाषण को भी ये बहुत अच्छे से सुने थे। वो किसके बारे में भाषण दिए थे स्वामी सत्यदेव जी? अमेरिका के बारे में। ठीक है, अमेरिका के बारे में ये भाषण दिए थे, उनके पूरे भाषण को ये बहुत अच्छे से सुने थे, समझे थे, जैसे अभी हम लोग इनके भाषण को अच्छे से सुनकर समझ रहे हैं। तो आगे बोलता है कि कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग के जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गजटेड अफसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। मतलब इनके पिताजी के जो थे उनका हैसियत नहीं थे कि वो अमेरिका में भेज पाए पढ़ने के लिए। तो मैंने सुना था कि अमेरिका के मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। उनको आगे पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। चढ़ाव पर पहले था लेकिन अब क्या हो चुका है जी? उतर चुका है। आंदोलन धीरे धीरे रुकने की ओर है। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इसीलिए अमेरिका गया। अमेरिका उसीलिए वो गए थे। ठीक है, कुछ शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि उस समय आंदोलन भी जो था वो क्या था, अब धीरे धीरे गिराव की ओर आ चुका था, बंद होने को था। तो बोले कि उसी बीच में हम भी कुछ सीख ले अमेरिका में जाके। तो कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं। मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई है, चूँकि मैं अमेरिका में पढ़ा। जो है वो अमेरिका में पढ़े थे, इसलिए उनको बहुत से लोगों ने गालियां दी कि तुम देश में नहीं पढ़ाई किए बल्कि जाके विदेश में पढ़ाई किए थे, इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूँ। उनको अमेरिका का दलाल भी कहा गया। किसको? जयप्रकाश नारायण जी को। निक्सन को दे दो तार, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगाए। बहुत से लोगों ने इनको बहुत तरह से प्रमाणित किया। किस तरह से लोग नारे भी लगाए हैं बहुत सारे इनके लिए। अपमानजनक जो था नारा है, क्या कहे थे? निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। ठीक है, मतलब कि ये वो जो आंदोलन चलाए थे वो आंदोलन बंद होने की ओर था। तो इसीलिए लोग जो है नारा क्या लगा दिए कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में। ये कहाँ कहाँ पे काम किए आप सोच सकते हैं। ठीक है, अमेरिका में पढ़ने के लिए कारखानों में, बागानों में और लोहे के कारखानों में भी काम किया। जहाँ जानवर मारे जाते थे उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया, तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया। किराया कहाँ से मकान का हमको आया। बराबर 2-3 लड़के। कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में। एक चारपाई पर मैं और कोई अमेरिकन लड़का रहता था।
मतलब बोल रहे हैं कि वो वहाँ पे बहुत कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत किए थे, कैसे कैसे वो पढ़ाई किए थे वही जानते थे। वहाँ पर वो क्या क्या किए थे जी, लोहे के कारखानों में काम किए थे, कैसे कैसे रुपया बचाकर खाना पीना अपना खाते थे। 2-3 दोस्त आपस में मिल गए थे, कोई ना कोई उनके साथ में चरपाई पर कौन रहता था जी, एक अमेरिकन भी रहता था साथ में, ठीक है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो अकेले वहाँ पर रह सके। तो बहुत मुश्किल में वहाँ पे ज़िंदगी जिए थे, अपना कोठरी में जाकर रह रहे थे, रूम में पैसा बचाने के लिए, ठीक है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग में तो रह नहीं रहे थे क्योंकि पैसा कम था उन लोगों के पास, तो कम पैसा में ही कैसे भी गुजारा किए थे अपना। बराबर 2-3 लड़के जो है बताए ही कि अमेरिकन भी एक साथ में रहता था, तब जाके वो लोग का गुजारा हो पाया। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी, इस गरीबी में मैं पड़ा हूँ। इतवार के दिन या कुछ और टाइम में यह जो होटल का काम था उसको छोड़कर जूते साफ करने का काम शू शाइन पार्लर में, उससे ले करके कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। देखिए कौन कौन सा काम किए, बर्तन मांजने का भी काम किए हैं, कमोड को साफ करने का भी काम किए हैं, जूता साफ करने का, पॉलिश करने का काम किए, बहुत मेहनत किए हैं वहाँ पे, तब जाके वो वहाँ पे पढ़ाई किए हैं। वहाँ जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का, ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा, तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछिए मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं। मतलब कि बोल रहे हैं कि जो लोग ये नारे लगाते हैं उल्टा सीधा और गालियाँ हमको जो देते हैं, वो लोग क्या मेरे इतिहास को जानते हैं, हम कैसे कैसे अपना पढ़ाई किए हैं जी अमेरिका में जाके। लेकिन वो लोग क्या है, बस सुन लिए कि अमेरिका गए हैं, पढ़ाई गई, बस दलाल हमको मान लिए, गालियाँ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में, ठीक है। और अगले दिन हम लोग अच्छे से इस चैप्टर को एकदम क्लियर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।